हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसए में। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 001 अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह फ्रैंकफर्ट स्कूल आलोचकीय सिद्धांत या अधिपत्य का सिद्धांत। आपके एग्जाम में कुछ भी आए, फ्रैंकफर्ट स्कूल आए या आलोचकीय सिद्धांत आए या अधिपत्य का सिद्धांत आए, आपको यही लिखना है। ठीक है, और जो इनके विचारक है ना, जैसे फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक थे, मुख्य जो विचारक थे, जैसे होकहाइमर, अडोर्नो, पोलेक, एरिफ क्रोम, न्यूमान, हर्बर्ट मार्क्यूज, इनके नाम से भी आ सकता है कि उसका सिद्धांत, जैसे न्यूमान या हर्बर्ट मार्क्यूज का सिद्धांत क्या था, तो तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, आइए देखते हैं। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का एक शहर है। 1923 में एक विद्वान थे कार्ल ग्रूनबर्ग, जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना की। ठीक है, फ्रैंकफर्ट क्या है? एक जगह का नाम है, शहर का नाम है, जो कहाँ पर है? जर्मन में है। ठीक है, जर्मनी में है। और 1923 में एक विद्वान ने ग्रूनबर्ग ने इस स्कूल की स्थापना की थी। एक विद्वान थे कार्ल ग्रूमर, जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना की थी। और ये बात कब की है? 1920 और 1930 के दशक की है। ठीक है, बहुत सारे विचारक सामाजिक अनुसंधान के फ्रैंकफर्ट संस्थान में एक साथ काम करते थे। ठीक है, कहने का मतलब ये कि 1930 और 1920 तथा 1930 के दशक में बहुत सारे विचारक, जैसे हमारे होते हैं ना, बहुत सारे दोस्त होते हैं, उनकी मंडली होती है, वैसे बहुत सारे विचारकों का समूह सामाजिक अनुसंधान के काम किस में करते थे? फ्रैंकफर्ट संस्थान में करते थे। संस्थान एक जगह का नाम है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल वो कोई बच्चों की पढ़ने की कोई जगह नहीं है, बल्कि वो एक संस्थान का नाम है, एक NGO का नाम है, जिसमें क्या होते थे? सामाजिक अनुसंधान के काम होते थे। और बहुत सारे विचारक एक साथ काम करते थे वहाँ पर, और जिसे बाद में अब वो फ्रैंकफर्ट स्कूल के नाम से जाना जाने लगा। और इस फ्रैंकफर्ट स्कूल में जो मुख्य विचारक थे, और फ्रैंकफर्ट स्कूल में जो मुख्य विद्वान थे, जो विचारक थे, वो कौन कौन थे? ये वो होकहाइमर थे, अडोर्नो थे, पोलेन थे, एरिक फ्रॉम थे, न्यूमान था तथा हर्बर्ट मार्क्यूज थे। ये विचारक थे, उसके मुख्य विचारक जो थे ये थे। और इन सभी विचारकों का रुझान मार्क्सवादी सिद्धांत पर था। उनकी जो विचार थे ना, वो सारे मार्क्सवादी विचारधारा से मिलते जुलते थे। उनके विचार मार्क्सवादी विचारधारा से भले ही मिलते जुलते थे, परंतु उनके विचारों में भिन्नताएं भी थी। मतलब मार्क्सवादी विचारधारा से वो पूरी तरह से काफ़ी हद तक मिलते थे, और कुछ में उनकी असमानताएं थी। कुछ विचारों में उनकी समानताएं थी, कुछ विचारों में उनकी असमानताएं थी। कुछ विचार उनके मिलते थे और कुछ विचार उनके नहीं मिलते थे। इसलिए वह मार्क्सवादी विचारधारा की वो आलोचना भी करते हैं। इसलिए वह क्या कहलाते हैं? आलोचकीय सिद्धांत भी कहलाया जाता है। मार्क्सवादी विचारधारा में ये संशोधन की बात करते हैं। इसी कारण की कुछ विचार उनके नहीं मिलते थे, मार्क्सवादी विचारधारा की वो आलोचना करते थे, इसलिए वो उसमें संशोधन की भी बात भी करते हैं। मार्क्सवादी विचारधारा में संशोधन की भी बात करते हैं तथा मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं, जिसके चलते इन सभी विद्वानों ने एकजुट होकर 1923 में मार्क्स के नए सिरे से अध्ययन किया। ठीक है, उसकी आलोचना करते थे, उसकी कमियों को उजागर किया और उसके एक नए सिरे से उसका मार्क्सवादी विचारधारा का नए सिरे से एक अध्ययन शुरू किया। यही कारण है कि इन सब के विचारकों को आलोचकीय सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में हर प्रकार के प्रभुत्व व शोषण का विरोध करना है। इसका जो मुख्य मेन मुद्दा जो था, उद्देश्य जो था, वो क्या था? समाज में जितने भी प्रकार के प्रभुत्व है ना, और वो जो शोषण हो रहा है समाज में लोगों के साथ, नागरिकों के साथ, लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, उसका विरोध करना था। इन सभी ने समाज के उन सभी मुद्दों को उठाया जो समाज के कहीं ना कहीं असमानता को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इन सभी विचारकों ने समाज में उन सभी मुद्दों को उठाया है, उजागर किया है। समाज में उन सभी मुद्दों को उठाकर उजागर किया है जो असमानता को बढ़ावा देते, ठीक है, या फिर समाज में लोगों की समस्या का कारण थे, या फिर जो भी समस्या समाज में जो भी समस्या के कारण थे, उन सभी मुद्दों को इन विचारकों ने उठाया है। तथा 1920 और 1930 का जो दशक था ना, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का समय था। ठीक है, और उस समय पूरे यूरोप में प्रभुत्व वाली विचारधाराओं का दबदबा था। जैसे इटली में फासीवाद, जर्मनी में नाजीवाद, और एशिया यानी रूस, जिसे हम अब रूस के नाम से जानते हैं, उसे स्टालिनवाद का जैसी विचारधारा विद्वान थी। विचारधाराओं का दबदबा था पूरे। फासीवाद जर्मनी में ये क्या थी? दमनकारी नीति अपनाती थी ये लोग।
जिस प्रकार के जो लोग हैं, जो वहाँ के जो नागरिक है, उनका बहुत ज़्यादा दमन हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था, उनकी जो स्वतंत्रता थी, स्वयं की स्वतंत्रता थी, वो हनन हो रही थी। और ये सभी विचारक इस प्रकार की प्रभुत्व वाली विचारधारा का विरोध करते हैं, और ये सारे जितने भी फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक थे, ऐसी विचारधारा का वे विरोध करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि समाजवाद बंद समाज का उदाहरण नहीं है, क्योंकि समाज में जो नियंत्रण होता है वो सभी सरकार के हाथ में होता है। ठीक है, समाजवाद उन्होंने क्या तर्क दिया, उन्होंने कहा क्या कि जो समाजवाद है बंद समाज का उदाहरण नहीं है, क्योंकि समाजवाद में जो नियंत्रण होता है वो सभी सरकार के हाथ में होता है। समाजवाद जो विचारधारा उसमें क्या होता है, सारा नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। उनकी जो व्यक्ति की जो स्वयं की जो स्वतंत्रता होती है, उनकी जो वो उनके हाथ में नहीं होती, वो भी छीन जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो बंधित हो जाती है। इसलिए उन्होंने स्टालिनवाद की कड़ी आलोचना की है, क्योंकि ये अपनी दमनकारी नीतियाँ जनता पर लागू कराना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपनी जो दमनकारी नीतियाँ है वो जनता पर लागू कराना चाहते हैं, इसलिए वो उनकी आलोचना करते, कड़ी आलोचना करते हैं, क्योंकि व्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है वो बंधित हो जाती है। व्यक्ति अपने उनके पास अपनी पर्याप्त स्वतंत्रता भी नहीं होती है, जिससे वे अपने खुद के स्वयं के निर्णय ले सके। नेक्स्ट पॉइंट है, वे पश्चिम में जो समाजवाद आंदोलन वहाँ जो पश्चिम में जो समाजवाद आंदोलन नहीं हो पाया, उस बात से भी वे परिचित थे। पश्चिम में जो समाजवाद आंदोलन नहीं हो पाया था, उस बात से भी वो परिचित थे अच्छी तरीके से, और वे इस बात से चिंतित भी थे कि समाजवाद आंदोलन होना चाहिए। उनका कहना था कि समाज में क्रांति रुकनी नहीं चाहिए, परंतु हिटलर स्टालिन ने जो समाजवाद को गलत रूप से प्रस्तुत किया वो ऐसा नहीं है। मतलब जो समाजवाद हिटलर ने जो समाजवाद को प्रस्तुत किया है वो वास्तव में वैसी विचारधारा नहीं है, बल्कि समाजवाद कभी भी क्योंकि समाजवाद कभी भी तानाशाह नहीं हो सकती। समाजवाद का मतलब समाज के प्रत्येक वर्ग का विकास है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि समाजवाद में जो आंदोलन हो रहा है वो उस बात से अच्छी तरीके से परिचित है और चिंतान्वित है, और समाजवाद में क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। परंतु जो स्टालिन ने जो समाजवाद की जो विचारधारा जो प्रस्तुत की है, वास्तव में वो ऐसी नहीं है, वो इतनी ऐसी तानाशाही नहीं है वो समाजवादी विचारधारा, बल्कि समाजवादी विचारधारा कैसी विचारधारा है, सभी प्रत्येक वर्ग का विकास हो, ऐसी विचारधारा है वो। असमानता नहीं होनी चाहिए किसी भी के साथ। वे सभी प्रकार की विचारधाराओं की आलोचना करते थे, क्योंकि सभी प्रकार की विचारधाराएं वास्तविकता का सही ब्यौरा नहीं करती है। जो वास्तविकता रियलिटी जो है उसका सही प्रकार से ब्यौरा नहीं करती है, सही प्रकार का दिखाती नहीं है कि वास्तव में वो विचारधारा क्या है, उसे वो नहीं दिखाती है। उनका एक लक्ष्य था कि वे मार्क्स की तरह समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। ठीक है, मार्क्सवादी विचारधारा की तरह वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, परंतु उनका तरीका अलग था। ठीक है, जो मार्क्सवादी विचारधारा का जो तरीका था वो अलग था, और उनका तरीका जो था वो अलग था, तरीका अलग था, परंतु समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। मार्क्स की रूढ़िवादी सोच का भी वह खंडन करते। ठीक है, मार्क्स की जो वर्तमान जो पुरानी जो रूढ़िवादी सोच थी वो उसका खंडन करते। ठीक है, उसमें उन्होंने कमियां निकाली है और उन्होंने कमियों को उजागर किया, उसमें वो परिवर्तन चाहते थे, संशोधन किया उन्होंने मार्क्सवाद की जो रूढ़िवादी विचारधारा में। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विचारक उन सामाजिक दर्शन, सांस्कृतिक व प्रथाओं की आलोचना करते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विचारक हैं उन सामाजिक दर्शन, सांस्कृतिक व प्रथाओं की आलोचना करते हैं जो पूंजीवाद के दायरे से उत्पन्न असमानता को बढ़ावा देती है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल के जितने भी विचारक थे वो सामाजिक दर्शन, सांस्कृतिक प्रथाओं की आलोचना, जो पुरानी जो परंपराएं होती है, प्रथाएं होती है, वो उन सब की आलोचना करते हैं। कौन सी वाली प्रथाओं की, कौन सी वाली सामाजिक दर्शन की कौन सी प्रथाओं की वो आलोचना करते हैं जो जो लोगों के बीच असमानता को बढ़ावा देती है, जिससे व्यक्ति नीरस जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो उस नीरस जीवन से भागना चाहते हैं। दूसरी और एक नेक्स्ट पॉइंट है, मुक्ति की खोज के बारे में उन्होंने तर्क दिया है कि इस प्रभुत्व वाली सत्ता से कैसे मुक्ति पाई जाए।
दूसरे उन्होंने मुक्ति की खोज के बारे में भी तर्क दिया। उन्होंने ये बताया है कि ये प्रभु सत्ता वाली, जिसमें दमनकारी नीति अपनाई जाती है, लोगों का शोषण किया जाता है, उनकी जो स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, ऐसी प्रभुत्व वाली सत्ता से कैसे मुक्ति पाई जाए। उनका मानना है कि चाहे उदारवादी हो चाहे समाजवादी, एक बार जब वो सत्ता हासिल कर लेते हैं, यानी एक बार जब वो सत्ता में आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हर एक कारण से वह अपनी सत्ता को उचित ठहराए। उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि बस एक बार हम सत्ता में आ गए तो हमारी सत्ता हर एक के, चाहे कुछ भी स्थिति हो, हमारी सत्ता तो बस सही है, हमारे जो निर्णय है वो हर तरीके से सही है। उचित ना ठहराने का कारण ये है कि जनता के पास अपने लिए कोई कोई अधिकार नहीं है। दूसरा कारण यह है कि जनता के पास अपने लिए कोई अधिकार नहीं है। इसका जो उचित ना ठहराने का कारण क्या है? उनका ये है कि जनता के पास अपने लिए कोई अधिकार नहीं है। उस दमनकारी सत्ता में जो है ना, जनता के पास कोई अपने लिए कोई अधिकार नहीं है, और सामाजिक जीवन जीने के लिए उनके पास अधिकार बहुत ज़रूरी है, और उनके पास दमनकारी सत्ता में कोई अधिकार नहीं है। उनकी जो स्वतंत्रता हो रही है वो हनन हो रही है, वो अपने लिए कोई निर्णय नहीं ले पा रहे। यही कारण है। फ्रैंकफर्ट स्कूल के विद्वान सत्तावादी पारिवारिक संगठनों तथा शिक्षा के सामाजिक प्रक्रियाओं की भी आलोचना करते हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल के जो विद्वान हैं वो सत्तावादी पारिवारिक संगठनों तथा शिक्षा के सामाजिक प्रक्रियाओं की भी आलोचना करते हैं। ठीक है, जो संगठन होते हैं ना, जो पारिवारिक संगठन होते हैं और शिक्षा के सामाजिक प्रक्रियाएं जो होती है, उन सब की भी वो आलोचना करते हैं। उनका कहना है कि हर एक व्यक्ति के पास अपनी स्वयं की पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए, मतलब उनकी खुद की पर्याप्त कुछ स्वतंत्रता भी तो होनी चाहिए, जिससे वह अपने अन्य कार्य कर सके, अपने लिए अपने उचित निर्णय ले सके। हर चीज़ के लिए उसे सरकार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो पारंपरिक रूढ़िवादी सोच है उसका खंडन करना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।